नमस्कार मित्रों, विद्यापथ अकादमी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं संदीप स्वामी, हिंदी गुरु, आज से आपके सामने रोजाना हिंदी विषय के बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे, यूट्यूब पर पढ़ेंगे। आपसे वादा किया था कि हम जल्द यूट्यूब पर क्लासें शुरू करने जा रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम आज कक्षाएं शुरू करेंगे। तो हमारा जो सबसे पहला प्रयास रहेगा वो हिंदी विषय का रहेगा। हम हिंदी विषय की व्याकरण, शिक्षण विधियां, और हिंदी साहित्य का इतिहास, इन बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। जो हिंदी व्याकरण है वो आपके थर्ड ग्रेड के लिए मेंस, रीट मेंस के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए, और जो अभी भर्ती चल रही है फोर्थ ग्रेड के लिए, पटवारी, एलडीसी, ग्राम सेवक, यानी सभी प्रकार की जो भर्ती परीक्षाएं हैं उन भर्ती परीक्षाओं में इस व्याकरण का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा रहेगा। आज की व्याकरण को हम डिटेल से पढ़ेंगे। हमें ये नहीं करना है कि ऊपर से पढ़ा और भागते निकले, बिल्कुल नहीं है। हम डिटेल से पढ़ेंगे, एक एक बिंदु को, एक एक टॉपिक को हम क्लियर करते जाएंगे, और एक ऐसी व्याकरण हम पढ़ने जाएंगे जिस व्याकरण का आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा कि व्याकरण इस प्रकार भी पढ़ी जाती है क्या, वो भी यूट्यूब पर निःशुल्क क्लासों के माध्यम से। दूसरी बात है शिक्षण विधियों की। शिक्षण विधियाँ एक ऐसा टॉपिक है जिसकी यूट्यूब पर या यूँ कहीं ऑनलाइन क्लासेज हमें उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। हम इन शिक्षण विधियों को भी रेगुलर पैरेलल व्याकरण के साथ साथ में शिक्षण विधियों क्लासें करते रहेंगे। जैसे रविवार के दिन शिक्षण विधियाँ कर ली, या हम यूँ करेंगे एक क्लास व्याकरण की, एक क्लास शिक्षण विधियों की आपको उपलब्ध होती रहेगी। शिक्षण विधियाँ भी आप बहुत हम शानदार तरीके से करेंगे। हमारी एक शिक्षण विधियों की बुक भी आती है, आप सबको पता होगा, ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन के नाम से। ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन है ना। इसकी हमारी शिक्षण विधि की किताब आती है, तो बहुत अच्छी बुक है, आप उसको लाकर अध्ययन करें, और हम साथ साथ में शिक्षण विधियाँ करते रहेंगे। ये दोनों टॉपिक पूरे होने के बाद में जो हिंदी साहित्य का, हम यूँ कहें कि भर्ती परीक्षाओं में इतिहास का कितना बड़ा रोल होता है, हम हिंदी साहित्य का इतिहास करेंगे। और इसके बाद हम नेट की तैयारी के लिए भी जो टॉपिक्स हैं वो हम लगातार करते रहेंगे। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं हिंदी व्याकरण से। हम शुरुआत कर रहे हैं हिंदी व्याकरण से। हिंदी व्याकरण में सबसे पहले जो टॉपिक होता है वो हम पढ़ते हैं वर्ण विचार। क्या पढ़ते हैं? वर्ण विचार। लेकिन वर्ण विचार पढ़ने से पहले हम इस बात की चर्चा करेंगे कि हमें हिंदी है वो व्याकरण है किस प्रकार पढ़नी चाहिए। हिंदी व्याकरण पढ़ने की प्रत्येक स्टेज होती है। हम यदि क्रमबद्ध तरीके से हिंदी व्याकरण का अध्ययन करते हैं तो हमें अच्छी तरीके से व्याकरण समझ में आती है। यदि हम क्रम से अध्ययन नहीं कर रहे हैं, एक तारतम्यता नहीं बना रहे हैं, तो हिंदी व्याकरण हमारे समझ में नहीं आने वाली है। तो वर्ण विचार पढ़ने से पहले हम एक टॉपिक पर चर्चा करेंगे, छोटा सा, जो है भाषा और व्याकरण। सबसे पहला बात यह है हमारी भाषा और व्याकरण। मैं यूँ कहूँ कि एक टॉपिक की शुरुआत है जिसका हम अक्सर भाषा, लिपि और व्याकरण के नाम से भी जानते हैं। कक्षा 12 में भी ये लगता है, ऊपर क्लासों में भी लगता है। तो हम भाषा और व्याकरण की चर्चा करेंगे, और हम सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि हिंदी को हम कैसे पढ़ें, है ना। व्याकरण को कैसे पढ़ें भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदी व्याकरण को कैसे पढ़ें। हिंदी व्याकरण कैसे पढ़ें। हिंदी व्याकरण के हम यह माने कि सबसे पहले तो वर्ण विचार पढ़ते हैं। वर्ण विचार के बाद में हम शब्दों की बात करते हैं, है ना। सबसे पहले तुम्हारा क्या पढ़ते हैं हम?
वर्ण विचार करते हैं। वर्ण विचार में उसके बाद हम क्या करते हैं, शब्दों की बात करते हैं। तो शब्द है वो हम दो प्रकार से हम शब्दों का डिवाइडेशन कर सकते हैं। एक होता है शब्द शब्द व्युत्पत्ति, शब्द व्युत्पत्ति पक्ष होता है, और एक होता है शब्द विश्लेषणात्मक पक्ष। हम दो पक्षों में बात करेंगे। एक तो शब्द व्युत्पत्ति पक्ष है, यानी शब्दों की व्युत्पत्ति कैसे होती है। तो ध्यान रखें, शब्दों की उत्पत्ति नहीं होती है, शब्दों की क्या होती है, व्युत्पत्ति होती है। उत्पत्ति होती है हमेशा जीवों की, किसकी होती है, जीवों की, और व्युत्पत्ति होती है किसकी, शब्दों की। तो हम यहाँ शब्दों के व्युत्पत्ति पक्ष की बात करेंगे, है ना। व्युत्पत्ति शब्दों की किस प्रकार होती है, किन किन शब्दों से शब्दों का निर्माण किया जाता है, शब्दों की व्युत्पत्ति होती है। दूसरा पक्ष है शब्द विश्लेषणात्मक पक्ष। तो हम सबसे पहले पहले पक्ष की बात करने जा रहे हैं। पहला है शब्द व्युत्पत्ति पक्ष। शब्द व्युत्पत्ति पक्ष में हम क्या है, इसको चार भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं, चार भागों में बांटते हैं। यानी ये चार जो शब्द हैं वो शब्दों का निर्माण करते हैं। हिंदी भाषा में शब्दों का निर्माण कैसे होता है, इन चार के माध्यम से होता है। जैसे पहला है उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास। यानी ये चार जो शब्द हैं इनके माध्यम से शब्दों की व्युत्पत्ति होती है। मित्रों आपको पता होगा एक शब्द होता है हमारे पास मूल शब्द। क्या होता है, मूल शब्द होता है। मूल शब्द है यानी इन चारों में उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास, इन चारों में मूल शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आप विशेष रूप से ध्यान रखें, है ना, नोट लगा के यहाँ लिखे हम यदि कि उपसर्ग, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास, इनमें क्या होता है, इनमें मूल शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इनका प्रयोग करते हैं जब इनमें मूल शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो आप ध्यान रखें इस बात का कि इनमें मूल शब्दों का प्रयोग करते हैं। किसमें, उपसर्ग में, प्रत्यय में, संधि और समास में, इनमें हमेशा मूल शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अब क्या है, शब्द व्युत्पत्ति पक्ष में हम ये पढ़ते हैं, उपसर्ग पढ़ते हैं, प्रत्यय पढ़ते हैं, संधि पढ़ते हैं और समास पढ़ते हैं। तो ये उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास को किस क्रम में पढ़ें। सबसे पहले मित्रों हमें क्या होता है, हम देखते हैं। एक होता है मूल शब्द। क्या होता है, मूल शब्द होता है। इसके यदि हम पहले बात करें तो क्या जुड़ता है, उपसर्ग जुड़ता है। इसके बाद में यदि बात करें तो क्या जुड़ता है, प्रत्यय जुड़ता है। उपसर्ग और मूल शब्द के बीच में क्या होती है, हमेशा संधि होती है। क्या होती है, हमेशा संधि होती है। तो यानी इन प्रकार से हमारे सामने शब्दों का निर्माण होता है। शब्द जो बनते हैं वो इस प्रकार से बनते हैं, मूल शब्द है, आगे उपसर्ग जुड़ेगा, प्रत्यय जुड़ेगा और इन दोनों के बीच में संधि होगी। तो सबसे पहली बात तो है कि इन दोनों के बीच में संधि हो रही है, तो उपसर्ग सीखने से पहले हमें क्या सीखना चाहिए हमें क्या है, उपसर्ग नंबर 2 पर सीखना चाहिए। सबसे पहले हमें क्या सीखना चाहिए भाई, हमें संधि सीखना चाहिए। क्या सीखना है, हमें संधि सीखना है। जब हमें संधि आएगी तब हम यहाँ पर इसके बीच में अच्छे तरीके से शब्दों में संधि कर पाएंगे। संधि के बाद में उपसर्ग सीख सकते हैं हम, उसके बाद हम प्रत्यय सीखे, और यदि हम और इसके बाद में हम समास का अध्ययन हमें करना होता है।
तो ये 4 हैं, शब्द, व्युत्पत्ति, पक्ष, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास। इसमें हमें क्रम से इसको सीखना होगा। संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय को हम यदि क्रम से सीखेंगे तो हम शब्द कैसे बनते हैं, शुद्ध अशुद्ध शब्दों का पूर्ण ज्ञान हम यहाँ से कर लेंगे, है ना। शब्द कौन सा शुद्ध है और कौन सा शब्द क्या है, अशुद्ध है, ये जानकारी हम इन चारों को पढ़ने के बाद प्राप्त कर सकते हैं। आसानी से हम प्राप्त कर सकते हैं इनको। इसलिए हमें क्या करना है, अभी इन चारों को सीखने के बाद में दूसरा नंबर आता है शब्द विश्लेषणात्मक पक्ष या शब्द अभिव्यक्ति पक्ष, उसको सीखना होता है। तो हम आज हिंदी किस प्रकार सीखें, किस प्रकार पढ़े, इन पर चर्चा कर रहे हैं मित्रों। हिंदी भाषा और व्याकरण की बात हम करेंगे तो हिंदी भाषा को सीखने के लिए क्रम होना चाहिए, तारतम्यता होनी चाहिए, है ना। आप सबसे पहले वाक्य नहीं सीख सकते। यदि आप कोई कहे कि मैं तो सबसे पहले वाक्य पढ़ूंगा, तो वाक्य आप सबसे पहले नहीं पढ़ सकते। यदि आप वाक्य पढ़ोगे तो आपको हिंदी का ज्ञान नहीं होगा। इसलिए हमें क्रम से पढ़ना है। जो क्रम हम यहाँ बता रहे हैं वही क्रम हम पढ़ेंगे और एक लगातार अनवर्त बिना रुके हुए पढ़ेंगे। और विशेष रूप से हमारी ये व्याकरण है ना, मैंने आपको बता दिया है, थर्ड ग्रेड भर्ती के लिए रहेगी, रीट मुख्य परीक्षा के लिए रहेगी, है ना, सेकंड ग्रेड के लिए रहेगी और फोर्थ ग्रेड के लिए रहेगी। इसके साथ साथ पटवारी के लिए और पीएसआई जो भर्ती अभी आ रही है उसके लिए हमारी ये व्याकरण बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। इसलिए आप हमारे साथ जुड़े। हमारा यूट्यूब चैनल है विद्यापथ अकादमी, उसको आप सब्सक्राइब करें, मित्रों तक शेयर करें। हम कुछ दिन आपको रिकॉर्डर दे रहे हैं, उसके बाद में हम लाइव आना भी शुरू कर देंगे। तो लाइव में आपको और फायदा मिलेगा। आप हमारे आमने सामने आपके प्रश्नों का हम उत्तर देंगे, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। तो लाइव आना शुरू कर देंगे हम कुछ दिन बाद में। तो ये था मित्रों शब्द व्युत्पत्ति पक्ष। इसके बाद में शब्द विश्लेषणात्मक पक्ष की हम बात करेंगे। शब्द विश्लेषणात्मक पक्ष, इसमें मित्रों 2 प्रकार के हम शब्दों की चर्चा कर लेंगे। एक होता है विकारी शब्द। क्या होता है, विकारी शब्द होते हैं, और दूसरे होते हैं अविकारी शब्द। हम इन्हें विकार के आधार पर शब्दों के भेद भी कहते हैं। क्या कहते हैं, विकार के आधार पर शब्दों के भेद। विकार के आधार पर शब्दों के भेद 2 प्रकार के होते हैं। विकार के आधार पर शब्दों के प्रकार है वो 2 होते हैं, है ना। अच्छा, लोगों में चला गया क्या, ठीक है। अब हम यहाँ इसको विकार के आधार पर शब्दों के भेद 2 होते हैं। कौन कौन सा होता है, विकारी होता है, एक होता है अविकारी। मित्रों विकारी शब्द क्या होते हैं, विकारी शब्द वो होते हैं यानी जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल, कारक, वाच्य आदि से विकार पैदा हो। यानी आदि से क्या पैदा हो भाई, विकार पैदा हो, वो क्या कहलाते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं। यानी ये जो शब्द है विकारी, इनसे लिंग, वचन, काल और कारक से विकार पैदा होता है, अर्थात ये बदल जाते हैं, है ना। जैसे कोई शब्द है उसको हम लिंग का प्रयोग करें तो चेंज हो जाएगा। तो विकारी शब्द हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं भाई, विकारी होते हैं 4 प्रकार के। कितने प्रकार होते हैं विकारी के, 4 प्रकार होते हैं। पहला है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, और तीसरा है विशेषण, और चौथा है क्रिया। तो ये 4 शब्द हैं, ये हमारे पास क्या हैं, विकारी शब्द हैं। हम इनको विकारी शब्द बोलते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इनके ऊपर लिंग, वचन, काल, कारक, वाच्य का प्रभाव पड़ता है। और जैसे ही प्रभाव पड़ता है तो ये विकार पैदा करते हैं। एक प्रकार से यूं कहें कि बदल जाते हैं, और बदल जाते हैं तो ये विकार पैदा हो गया। तो ये शब्द क्या है, विकारी है। जैसे बालक शब्द लिखा मैंने, क्या लिखा, बालक लिखा, और बालक क्या है, संज्ञा है। संज्ञा है, कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक है। कौन सी है,
जातिवाचक है। अब इसका हमने लिंग चेंज किया तो इसका क्या बन गया भाई, ये पुल्लिंग है, हमने लिंग चेंज किया तो क्या बन गया, बालिका बन गया। क्या बन गया, ये बालिका बन गया। तो शब्द में विकार पैदा हो गया, शब्द में बदलाव आ गया, और यही जो बदलाव है इसे हम क्या कहते हैं, विकार कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, हमें विकार कहते हैं, क्योंकि शब्द में जो बदलाव आया है वही विकार है और ये विकारी शब्द है। तो यानी हमारे सामने ये जो 4 प्रकार के शब्द हमने लिखे हैं, कौन कौन सा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये 4 शब्द क्या होते हैं, विकारी शब्द होते हैं। यानी हमें शब्द व्युत्पत्ति पक्ष पढ़ने के बाद में शब्द विश्लेषणात्मक पक्ष पढ़ना होता है। शब्द विश्लेषणात्मक पक्ष में हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया को विकारी भाग में लेकर जाते हैं। उसके बाद में है दूसरा हमारे पास ये पक्ष है अविकारी पक्ष। अविकारी को मित्रों हम एक दूसरा नाम भी लेते हैं जिसका हम बोलते हैं अवयव। क्या बोलते हैं, अवयव। यानी अविकारी जो शब्द है उसको हमें अवयव भी कहते हैं। अविकारी को हम क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं। तो ये कितने प्रकार के होते हैं, इनके हमें मुख्यतः 4 होते हैं, लेकिन 5 प्रकार भी इनके माने जाते हैं, है ना। पहला होता है क्रिया विशेषण। क्या होता है मित्रों, क्रिया विशेषण। दूसरा होता है संबंध बोधक अवयव। क्या होता है, संबंध बोधक अवयव। तो मित्रों इसका दूसरा जो प्रकार है वो है संबंध बोधक अवयव। और तीसरा होता है समुच्चय बोधक अवयव। क्या होता है, समुच्चय बोधक अवयव। और चौथा इसका प्रकार है वो है विषम्यादि बोधक अवयव। क्या है, विषम्यादि बोधक अवयव। और 5वां इसका हम यूं कह सकते हैं कि निपात। क्या होता है, निपात है, वो भी अविकारी शब्दों में गिने जाते हैं। तो ये 5 प्रकार थे, वो हमारे कौन से थे, अविकारी शब्द थे। कौन से थे भाई, अविकारी थे। कौन कौन से हैं, क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है, विस्मयाति बोधक और निपात। ये 5 प्रकार हमारे अविकारी शब्दों के हैं, है ना। तो ये हमारा हो गया 2 भाग हमने चर्चा कर लिए, शब्द व्युत्पत्ति पक्ष और शब्द विश्लेषणात्मक पक्ष। ये पूरा पढ़ने के बाद में हमें फिर आगे क्या करना होता है, नेक्स्ट में करते हैं वाक्य संरचना। क्या पढ़ते हैं भाई, वाक्य संरचना पढ़ते हैं। इसके बाद में हम पढ़ते हैं अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। जिसका अर्थ के शब्द होते हैं जैसे पर्यायवाची शब्द होते हैं, पर्यायवाची शब्द होते हैं, विलोम शब्द है, शब्द युगम है, अनेकार्थक शब्द है, एकार्थी, यानी सब प्रकार के शब्दों का हम अध्ययन करते हैं। तो ये हमारी कड़ी है, इस कड़ी के हिसाब से हमें पढ़ना होता है। यानी वर्ण विचार पढ़ेंगे, वर्ण विचार के बाद में शब्द व्युत्पत्ति पक्ष पढ़ेंगे, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, उसके बाद में शब्द विश्लेषणात्मक पक्ष पढ़ेंगे। एक हमने यहाँ चर्चा की थी, विकारी शब्द ये थे, है ना। और ये विकारी थे 4 प्रकार के शब्द, ये अविकारी शब्द थे। अब हमें यहाँ पर इसको भी पढ़ना है। ये जो हमने बात की है ना, यहाँ पर ये जो हमने लिखा है लिंग, वचन, काल, कारक और वाच्य, इनको बोलते हैं विकारक। क्या बोलते हैं इनको, विकारक बोलते हैं। इनको विकारक इसलिए बोलते हैं कि ये विकार पैदा करते हैं। ये क्या करते हैं, विकार पैदा करते हैं, इसको इनको बोलते हैं विकारक। तो इनको भी हमें अध्ययन यहाँ पर करना है। लिंग, वचन, काल, कारक, वाच्य, पुरुष, ये विकारक होते हैं, इनका अध्ययन भी हमें यहाँ पर करना होता है। ठीक है, तो मित्रों ये था हमारा हिंदी को हम कैसे
पढ़ें। इस प्रकार की जो बातें थी वो हमने की है। अब हम अपना टॉपिक जो शुरू करते हैं वो है भाषा और व्याकरण। ठीक है, तो हम बिंदु शुरू करते हैं। भाषा और व्याकरण, ये भाषा और व्याकरण अपना बिंदु है, ये रहेगा मित्रों। तो हम थोड़ा सा सबसे पहले बात कर लेते हैं भाषा की। हम शुरू करते हैं भाषा शब्द के ऊपर चर्चा करना शुरू करेंगे हम मित्रों। भाषा क्या है ना। हम यूं कहें कि भाषा शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई। मैंने पहले बता दिया ना कि शब्दों की उत्पत्ति नहीं होती है, शब्दों की व्युत्पत्ति होती है। तो भाषा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। भाषा शब्द है वो किससे बना था भाई। भाषा शब्द भाष धातु से बना है। किससे बना है, भाष धातु है। और भाष धातु के प्लस में क्या लगा, आ प्रत्यय लगा। क्या लगा भाई, आ प्रत्यय लगा। तो ये बन गया हमारे सामने भाषा। भाषा का मतलब क्या होता है, हम यूं कहें तो व्यक्त वाणी। क्या होता है, व्यक्त वाणी। भाषा है वो दो प्रकार की होती है ना। अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम कौन होता है भाई, भाषा होती है ना। कई बार सीधे सीधे प्रश्न पूछ लेते हैं, सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया आपसे कि अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम कौन सा है। अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम, ये क्या है, ये भाषा होती है भाई। और अभिव्यक्ति करने का जो माध्यम है वो भाषा है, साधन है वो भाषा है। और भाषा है वो मुख्य रूप से हम यूं कहें कि दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है भाषा, मुख्य रूप से दो प्रकार की। भाषा के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं। दो प्रकार कौन कौन से हैं, एक होता है मौखिक भाषा, एक होता है मौखिक भाषा, और एक होता है दूसरा, पहला मौखिक भाषा है, दूसरा है लिखित भाषा। दूसरा है लिखित भाषा। यानी भाषा के दो रूप है हमारे सामने, पहला है मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। तो मौखिक भाषा है ये आपको पता है मुख से बोली जाती है। इसका संबंध किससे है, इसका संबंध है मित्रों ध्वनि से। किससे है, ध्वनि से। मौखिक भाषा का संबंध किससे है, ध्वनि से होता है। और लिखित भाषा का संबंध हमेशा किससे होता है, वर्ण से होता है ना। मौखिक शब्द है वो किससे बना है, मुख में क्या जुड़ गया भाई, मुख में इक प्रत्यय जुड़ा है। क्या जुड़ा है, मुख में इक प्रत्यय जुड़ा है। तो यहाँ पर आदि वृद्धि होती है। जब हम एक प्रत्यय पढ़ेंगे ना, तो वहां हम इस आदि वृद्धि पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। नो टेंशन, रिलैक्स रहें आप। तो यहाँ आदि वृद्धि होने से, मुख में जुड़ने से क्या बन गया, मौखिक बन गया। और जो लिखित है वो क्या है, लिख धातु है। और लिख में क्या जुड़ा, इत जुड़ गया, और क्या बन गया, ये लिखित हो गया। ये नॉर्मल सी बात थी। भाषा के दो प्रकार होते हैं, रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा का संबंध किससे होता है, ध्वनि से होता है। लिखित भाषा का संबंध किससे होता है, वर्ण से होता है। ठीक है, इसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि भाषा है वो व्याकरण के ये दो प्रकार है, जैसे लिखित भाषा और मौखिक भाषा। जो व्याकरण है ना, वो भाषा के कौन से रूप का हमें अध्ययन करवाता है ना। जैसे दो भाषा के दो रूप हो गए, भाषा कितने रूप हो गए, दो रूप हो गए भाषा के, कौन सा, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अब हम बात करेंगे ये व्याकरण जो है भाषा के इन दोनों में से कौन से रूप का अध्ययन करवाता है ना। तो ये प्रश्न आपके सामने बनता है, शानदार प्रश्न है कि व्याकरण है वो भाषा के कौन से रूप का अध्ययन करवाता है, भाषा के कौन से रूप का अध्ययन करवाता है। हो सकता है थोड़ी सी स्पीड मेरी ज़्यादा हो, है ना। तो आप लोग वीडियो देखने के बाद में कमेंट बॉक्स में अपना रिप्लाई ज़रूर दें कि सर भाषा आपकी लैंग्वेज है वो थोड़ी ज़्यादा स्पीड से आ रही है या और धीरे करूं। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि हम स्पीड को तेज़ करते हैं ना, 1.5 करते हैं, तो मुझे लगता है कि मेरी पहले से 1.5 ही है। क्या है, पहले से 1.5 ही लग रही है मुझे। तो थोड़ा मैं कंट्रोल करूँगा। आप भी बताना मुझे कमेंट में कि सर आपकी भाषा है, आपकी जो बोलने की स्पीड है वो कैसी है, ठीक रहेगा, इसी चलती रही आप
थोड़ी स्लो करनी है तो आप मुझे बता दीजिएगा, नो टेंशन, बिंदास रूप से बताएंगा। आपका अपना चैनल है, आपका अपना क्लासरूम है, ठीक है। ये है कि व्याकरण भाषा के कौन से रूप का अध्ययन करवाता है ना, अध्ययन करवाता है, अध्यापन करवाता है, जो भी है ना, अध्ययन करवाता है और कौन से रूप का अध्यापन करवाता है। तो ये दो रूप अपने सामने, मौखिक भाषा और लिखित भाषा, इन दोनों में से व्याकरण कौन से रूप का अध्ययन करवाता है, आप बताएंगे। क्योंकि व्याकरण का संबंध हमेशा किससे रहता है, लिखित भाषा से रहता है। किससे रहता है भाई, लिखित भाषा से रहता है। तो व्याकरण है वो भाषा के लिखित रूप का अध्ययन अध्यापन करवाता है। किसका करवाता है, लिखित रूप का। यह बात ध्यान रखनी है हमें कि व्याकरण है वो किसका अध्ययन करवाता है, लिखित रूप का अध्ययन करवाता है। मौखिक भाषा से केवल इतना ही संबंध है व्याकरण का, मौखिक भाषा है इससे व्याकरण का संबंध इतना ही है कि ये मौखिक भाषा में जो उच्चारण होता है ना, क्या होता है मित्रों, उच्चारण, उच्चारण को शुद्ध करवाता है ना। उच्चारण की प्रक्रिया क्या है इसका बोध हमें कराता है मौखिक भाषा में कौन, व्याकरण, की भाई बोल रहे हैं ना मुख से हम, तो ये बोलने वाले जो हमारी भाषा है, मौखिक भाषा है, उसमें शुद्ध उच्चारण कैसे होता है, इस प्रकार बोला जाता है, इन आदि बातों का हमें यहाँ पर क्या है, ये बोध करवाता है कौन, व्याकरण। किसकी, भाषा के मौखिक रूप की ये व्याकरण उच्चारण के संबंध में हमें जानकारी प्रदान करता है। तो ये बातें आपके समझ में आ गई होगी ना। भाषा शब्द है, इसकी उत्पत्ति हुई है भाष धातु से, आप प्रत्यय जुड़ने से, इसका अर्थ होता है व्यक्त वाणी होता है, और व्यक्त वाणी होता है। अभी मैं क्लास लगा रहा हूं ना, हेलो हेलो हेलो, अभी कॉल आ गया, एक मिनट। यानी जो अपनी हम बात कर रहे थे भाषा के बारे में कि भाषा शब्द है उसकी उत्पत्ति भाष धातु से हुई है, आप प्रत्यय जुड़ने से। अभी क्लास लगा रहा हूँ मैं, 20 मिनट बाद में करता हूँ। हेलो हेलो, तो नेक्स्ट बात हम करेंगे अभी क्लास लगा रहा हूँ, 20 मिनट बात करता हूँ। तो ये हमने चर्चा कर ली यहाँ तक कि भाषा के दो रूप होते हैं और इनका किस किस से संबंध होता है, ध्वनि से संबंध होता है मौखिक भाषा का, है ना, लिखित भाषा का संबंध होता है वर्णों से, और व्याकरण भाषा के कौन से रूप का अध्ययन करवाता है, लिखित रूप का अध्ययन हमें करवाता है। उसके बाद में है नेक्स्ट हम जो चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चर्चा हम कर रहे हैं, तो ये है कि बातें हमने कर ली थी, शब्दों का निर्माण कैसे होता है, उपसर्ग लगने से, शब्दों का मूल प्रत्यय लगने से होता है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं भाषा की परिभाषा क्या होती है, भाषा की परिभाषा। परिभाषा यानी हम यूं कहें एक प्रकार से व्यक्त वाणी को ही भाषा कहते हैं, है ना। सीधी सीधी यदि बात करें तो क्या होता है, व्यक्त वाणी को ही भाषा कहते हैं। व्यक्त वाणी को क्या कहते हैं मित्रों, भाषा कहते हैं। या हम यूं कहें कि मनुष्य के जो विचार है, मन के विचार है, उन विचारों को आदान प्रदान करने का जो माध्यम है वो क्या होती है, भाषा होती है ना। मनुष्य के विचारों का आदान प्रदान करने का जो माध्यम है क्या कहलाता है भाई, भाषा कहलाता है ना। क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। ये भी भाषा की परिभाषा हुई।
कि मनुष्य के जो विचार है उनका आदान प्रदान करने का माध्यम क्या होता है, भाषा होती है। हम यूं भी कह सकते हैं कि मानव मन के विचार जो है उनको प्रकट करने का स्पष्ट और सशक्त माध्यम कौन सा है, भाषा है ना। ये सब भाषा की परिभाषाएं हैं। मानव मन के विचारों को प्रकट करने का सशक्त माध्यम कौन है, भाषा है। यानी एक बात आपने यहाँ पर नोट की होगी, यहाँ मैंने लिखा है मनुष्य के विचार, मानव मन के विचार। इससे एक बात स्पष्ट होती है कि जो भाषा है ना, वो दो प्रकार से होती है। व्यक्त भाषा होती है और एक होती है अव्यक्त भाषा ना, या ये व्यक्त वाणी। ये सब बातों का निचोड़ देखो एक है। यहाँ दो प्रकार से हो सकती है ना। एक होता है कि अव्यक्त भाषा होती है और एक होती है व्यक्त वाणी, व्यक्त भाषा होती है। अव्यक्त भाषा वो होती है जो हम ये कहते हैं कि पशु पक्षियों की भाषा होती है ना, कौवा बोल रहा है, चिड़िया चहक रही है, ये भाषा क्या है, अव्यक्त भाषा है। इससे विचार प्रकट नहीं हो रही है। जैसे हम कई बार अपनी मारवाड़ी में बोल देते हैं ना, सिद्ध डांगरा बना देते अरे अरे ना, ये जैसे उनकी रेवड़ी की भाषा होती है, ग्वालियर की भाषा होती है, ये सब क्या है, ये अव्यक्त वाणी है। तो अव्यक्त भाषा, अव्यक्त जो वाणी है वो कभी भाषा नहीं हो सकती। अव्यक्त वाणी है वो क्या है, भाषा नहीं हो सकती है। भाषा क्या होती है, व्यक्त वाणी, यानी जो मनुष्य द्वारा बोली जाती है, जिसके माध्यम से हम बात को समझते हैं, मनुष्य द्वारा बोली जाती है और उस बात को हम समझ पाते हैं। वो क्या है, व्यक्तवाणी है। व्यक्तवाणी को हम समझते हैं, वही व्यक्तवाणी होती है। जिसको हम नहीं समझ पाते वो व्यक्तवाणी होती है, वो अव्यक्तवाणी होती है। पशु पक्षियों की वाणी हो सकती है, मनुष्य के अलावा हो सकता है। मनुष्य केवल ऐसी वाणी बोलता है जो हम नहीं समझ पाते, यानी क्या उसका अर्थ क्या होगा, तो वो अव्यक्तवाणी होती है। तो यहाँ पर क्या है, मनुष्य के विचार, मानव मन के विचार ना, व्यक्तवाणी के विचार, विचार आदान प्रदान करना, विचारों को मैं बता रहा हूँ, आप तक पहुंच रहा है, आपके विचार मुझ तक पहुंच रहे हैं, तो ये आदान प्रदान करने का जो माध्यम है ये क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है ना। और ये विचारों को प्रकट करने का सशक्त माध्यम क्या है, वही भाषा है। ये तो ही भाषा की बात हमने बात कर ली। हमेशा दो बातें, व्यक्त वाणी और अव्यक्त वाणी। इसके बाद में हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। भाषा पर बात करते हैं, व्याकरण की हम बाद में बात करेंगे, है ना। अभी भाषा का हम यूँ कहें कि हिंदी भाषा हमारे सामने है। कौन सी भाषा हम पढ़ रहे हैं, हिंदी भाषा हम पढ़ रहे हैं। तो हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ भाई, हिंदी भाषा का विकास, ये हमें पता होना चाहिए। ये वैसे तो ज़्यादा कोई बड़ा डीप प्रश्न नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत बार परीक्षाओं में ये पूछा जाता है कि हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, हिंदी भाषा कौन सी भाषा से बनी थी। सीधा सीधा एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं, है ना। तो हमें इस बात का पता होना चाहिए कि हिंदी भाषा किस प्रकार से बनी थी। तो पहला है, हिंदी भाषा सबसे पहले कौन सी भाषा हुआ करती थी। सबसे पहले जो हम संस्कृत की बात करते हैं ना, संस्कृत के भी दो प्रकार होते हैं, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। तो सबसे पहले जो संस्कृत थी वो कौन सी संस्कृत थी भाई, वैदिक संस्कृत। कौन सी संस्कृत थी, वैदिक संस्कृत थी। अब वैदिक संस्कृति के बाद में कौन सी संस्कृत आई, लौकिक संस्कृत। कौन सी आई, लौकिक संस्कृत। उसके बाद में आई थी पाली। वैदिक संस्कृत आई, लौकिक संस्कृति आई, उसके बाद में क्या आई, पाली। उसके बाद में क्या बना, प्राकृत। उसके बाद में क्या बना भाई, अपभ्रंश। क्या बना, अपभ्रंश। अपभ्रंश के 5 प्रकार, उनमें से एक प्रकार था सौर सैन्य अपभ्रंश। कौन सा है, सौर सैन्य अपभ्रंश है। इस सौर सैन्य अपभ्रंश के बाद में कौन सी भाषा बनी, हम यूं कहें खड़ी बोली। कौन सी भाषा बनी, खड़ी बोली। और खड़ी बोली का जो वर्तमान मानक रूप है वो कौन सा है, हिंदी है। यानी सौर सैन्य अपभ्रंश से हमारी जो हिंदी भाषा है उसका निर्माण हुआ था। एक मिनट,
अपभ्रंश के बाद में सौर सैन्य अपभ्रंश, और सौर सैन्य अपभ्रंश इसके बाद में खड़ी बोली जो हिंदी है वो हमारे अस्तित्व में आई। और हिंदी को जब हमने कहा कि राजभाषा का दर्जा कब दिया गया था, 14 सितंबर 1949 को। इसी हिंदी को, इसी खड़ी बोली के मानक रूप को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। किसका दर्जा दिया गया था? राजभाषा का दर्जा दिया गया था। अनुच्छेद 343 से 351 तक हमारी राजभाषा का विवरण है। जो हम शिक्षण विद्या पढ़ेंगे ना, वहाँ पर इसका अध्ययन हम अच्छे तरीके से कर लेंगे, है ना। हिंदी का जो मानक रूप है वो कौन सा है? खड़ी बोली है। खड़ी बोली को हम क्या कहते हैं भाई? हिंदी कहते हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे भाषा के अंग कौन कौन से होते हैं। मित्रों, आज हमारा ये पहला दिन था, शुरुआती दिन था, तो हम इतना ही करेंगे, है ना। भाषा के अंग है, भाषा के आधारभूत तत्व है, इन पर हम कल चर्चा करेंगे। और उसके बाद में हम व्याकरण पर चर्चा करेंगे, और उसके बाद हम तुरंत आ जाएंगे अपने टॉपिक पर, वर्ण विचार पर, है ना। तो आप हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें, और हमारा जो हौसला है वो आप ही है। जितना आप हमें सपोर्ट करेंगे उतना हम दुगनी ऊर्जा के साथ में, दुगने उत्साह के साथ में आपके साथ जुड़ते रहेंगे, और एक एक टॉपिक पर लगातार मेहनत करते हुए हम आपके सामने आएंगे। और एक आप ऐसी व्याकरण पढ़ोगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आपने कभी कल्पना नहीं की होगी कि हम ऐसी व्याकरण भी पढ़ते हैं क्या, है ना। तो आप हमारे साथ जुड़िए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए, विद्यापथ अकादमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और विद्यापथ अकादमी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको भी आप ज्वाइन कीजिएगा। हिंदी का भी है और सामान्य ज्ञान का भी है। उसमें आपको हिंदी के संबंध में सारी मैटर्स आपको हम अवेलेबल करवाएंगे, है ना। तो आप लोग जुड़ें, आगे से आगे अनेक मित्रों को जोड़ें, और लगातार आनंद लीजिए पढ़ने का। विशेष रूप से मैं एक बार पुनः कहना चाहूँगा, 3rd ग्रेड वाले और 4th ग्रेड वाले पटवारी, है ना, ये तो बिल्कुल भी देखना नहीं भूलें। PSI, ये LDC, ये तो अवश्य देखें भाई, है ना। 2nd ग्रेड के लिए मैं यूँ कहूँ कि अभी समय कम है, समय का अभाव है 2nd ग्रेड वालों के लिए, तो वो देख सकते हैं। अन्यथा हम 2nd ग्रेड के लिए मेरा मानना है कि हम एक मैथ में क्लास लेके आएंगे, जिसमें रचनाएं लगती है। तो 2nd ग्रेड की क्या लगती है भाई? रचनाएं लगती है। उन रचनाओं की हम क्लास लेके आएंगे, और वहाँ पर आपको अच्छे से रचनाएं पढ़ाएंगे, क्योंकि हमने अभी 1st ग्रेड में स्नातकोत्तर भाग लिखा था, उसका रिजल्ट था वो 100% रहा था ना परीक्षा की दृष्टि से। तो आप बिंदास रहें, हम आपको रचनाएं देंगे। बस इतना है आपसे कि आप हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें। आज के लिए इतना ही, आज का टॉपिक यहाँ समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।